Hello, my dear friends. I am Professor Vayam Khan, and today we will begin another unit of subject machine tools. Today we are starting unit number 5, that is non-traditional machining. So, what is the meaning of non-traditional machining? Why we have to use non-traditional machining processes? Which are the different types of non-traditional machining processes? What's their classification and all the related their all the respective applications, advantages and disadvantages we are going to study in this unit. So in non-traditional machining process, so you might have heard about non-traditional or non-conventional machining processes. So these processes are used to machine different parts or to produce different components by using or by means of some non-traditional machines. So which are the traditional machines that we generally use in the manufacturing unit, or we use them for machining some components like lathe machine, milling machine, grinding machines, then shaper, planer. Such kind of machines are called non such kind of machines are traditional, or these machines are conventional machines. And whereas machines like electro beam machining or laser beam machining or plasma arc machining, then EDM, abrasive jet machining, these machinings are non-traditional machines which are not being used और which are being used recently, जिनको हम recently इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल हम recent कर रहे हैं. ओके ऐसी मशीन्स जो है ये है हमारी नॉन ट्रेडिशनल मशीन्स. तो क्या पर्पज़ है नॉन ट्रेडिशनल मशीन्स का इस्तेमाल करने का, या कौन सी होती है नॉन ट्रेडिशनल मशीन्स? तो जो हम कन्वेंशनल मशीन्स से मशीनिंग करते हैं तो ये कुछ लिमिटेड टाइप्स ऑफ मशीनिंग हम कर सकते हैं, यानी कि कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन हम कर सकते हैं. जैसे कि हमारी लेथ मशीन है तो इसमें हम टर्निंग, टेपर टर्निंग, ग्राइंडिंग, टेपर टर्निंग, उसके बाद में ड्रिल बनाना या फिर थ्रेड्स बनाना, इस तरीके के कन्वेंशनल ऑपरेशंस कर सकते हैं. मिलिंग मशीन पे कुछ लिमिटेड ऑपरेशंस हम कर पाएंगे. प्लेनर पे प्लेन सरफेसेस, फ्लैट सरफेसेस, उसी तरीके से ड्रिलिंग से ड्रिल, बोरिंग से बोर बनाना, या ऐसे कन्वेंशनल ऑपरेशंस हम करते हैं रेगुलर मशीन्स पे जो पहले से ट्रेडिशनली कन्वेंशनली चलते आ रही है. इन मशीन्स का कुछ लिमिटेशन है जो हम ओवरकम करते हैं बाय यूजिंग सम नॉन ट्रेडिशनल मशीन्स. जो नॉन ट्रेडिशनल मशीन्स है, जैसे कि अगर हमको कोई स्पेसिफिक शेप बनाना होगा, या कोई मटेरियल बहुत हार्ड है, कोई मटेरियल बहुत डक्टाइल है, या कोई मटेरियल बहुत ही अलग उसकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है जिसको हम ट्रेडिशनल मशीन्स के ऊपर लगाकर कट नहीं कर सकते या उसको वर्कआउट नहीं कर सकते, तो ऐसे समय पर हम हमारे कन्वेंशनल मशीन्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. तब हमारे लिए कुछ स्पेशल मशीन्स होनी चाहिए, तो ये रहेगी नॉन ट्रेडिशनल मशीन्स. तो ये जो नॉन ट्रेडिशनल मशीन्स है या जो प्रोसेसेस है, इनका इस्तेमाल तकरीबन 1940s के बाद से बढ़ गया, क्योंकि जो मटेरियल्स आए ये नए मटेरियल्स थे, कंपोजिट्स थे इसमें कुछ जिसमें जो मटेरियल की स्ट्रेंथ थी वो ज़्यादा थी, यानी स्ट्रॉन्ग थे, वो ज़्यादा टफर थे, ज़्यादा हार्ड थे, जो रेगुलर मशीन्स के ऊपर हम कट नहीं कर पाते थे, या इनके ऊपर कट करना ये इकोनॉमिकल नहीं था या पॉसिबल नहीं होता था. कई बार टूल्स टूट जाते थे. सो इसलिए नई मशीन्स का इजाद किया गया, नई मशीन्स बनाई गई जो इन हार्ड मटेरियल्स को, टफ़ मटेरियल को, स्ट्रॉन्ग मटेरियल को आसानी से कट कर पाए. ठीक है. सो इन मशीन्स का जो एप्लीकेशन है वो है कट करना टफ़ मटेरियल्स, हार्ड मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स सरफेसेस बनाना, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज, इंट्रिकेट शेप्स बनाना, टेक्सचर्स देना, फाइन टेक्सचर देना किसी वर्क पीस को, किसी को सुपर फिनिश करना है तो ये इस्तेमाल हम करेंगे. तो ये रहेंगी नॉन ट्रेडिशनल मशीन्स. तो इनके क्लासिफिकेशन में हम इनको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल वर्क, केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क और थर्मो इलेक्ट्रिक टाइप. तो मैकेनिकल में जो है, जिसमें जो कटिंग एक्शन है वो मैकेनिकली की जाएगी. So the cutting of material will take place in a by means of some mechanical forces. So ये रहेगी abrasive jet machining या और ultrasonic machining.
जो हमको स्टडी के लिए है वो उसके बारे में हम देख रहे हैं। इसके अलावा भी और टाइप्स इसमें आ सकते हैं। फिर रहेगा केमिकल, जिसके अंदर हम केमिकल का इस्तेमाल करके मशीन में से मटेरियल को रिमूव करेंगे, वर्क पीस में से मटेरियल को रिमूव करेंगे। फिर रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल का इस्तेमाल करके हम मटेरियल को रिमूव करेंगे। फिर रहेगा थर्मो इलेक्ट्रिक, जिसमें हम थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके मटेरियल को रिमूव करेंगे। सो केमिकल में सिंपल केमिकल मशीनिंग है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल में है ईसीएम, या जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। फिर है ईसीजी, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। फिर थर्मो इलेक्ट्रिक है, जो ज़्यादा फेमस है। इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल काफ़ी मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए किया जाता है, जिसमें सबसे फेमस एक है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, जिसको हम बोलते हैं ईडीएम। फिर है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करेंगे। फिर है लेज़र बीम, प्लाज्मा आर्क, आयन बीम। ये अलग अलग मशीनिंग्स है, थर्मो इलेक्ट्रिक मशीनिंग्स। इनके लिए जो मशीन्स यूज़ होंगे वो स्पेसिफिक रहेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड टुडे अबाउट एब्रेसिव जेट मशीनिंग एंड अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ये कुछ कंपोनेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से इंट्रिकेट शेप्स हमने यहाँ पर बनाए हैं। जो हम ये शेप्स या ये जो कट्स हैं, ये हम रेगुलर मशीन्स के ऊपर प्रोड्यूस करना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता था। तो ये अलग अलग ज्योमेट्रीज़ हमने कट की है, अलग अलग शेप्स हमने कट किए हैं ऑन दी नॉन ट्रेडिशनल मशीन्स। ओके, सो जैसे ये आप आखिरी वाला जो कंपोनेंट देख रहे हो राइट साइड में नीचे, तो ये जो कंपोनेंट है ये ईचिंग से बनाया गया है। तो ये ईसीएम या हमारे केमिकल मशीनिंग से बनाया गया होगा। फिर कुछ मशीनिंग्स हमारे ईडीएम से किए गए होंगे, कुछ ईसीएम से किए हैं। सो अलग अलग मशीन्स का इस्तेमाल करके हम ये इंट्रिकेट शेप्स या डिफरेंट ज्योमेट्रीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर है हमारा पहला मशीन मैकेनिकल में, जो कि है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में हम अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल करते हैं मशीन करने के लिए, यानी मटेरियल को कट करने के लिए। तो इसका एक्शन कैसा होता है? तो इसमें कटिंग एक्शन जो है ये हम करते हैं बाय यूजिंग एब्रेसिव स्लरी। एक एब्रेसिव स्लरी का इस्तेमाल हम करते हैं। एब्रेसिव स्लरी मतलब क्या है? जैसे हम ग्राइंडिंग जब हमने स्टडी किए, तो ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर जैसे हमने छोटे छोटे शार्प एजेस लगाए थे, यानी जो हमने शार्प एब्रेसिव पार्टिकल्स लगाए थे, जो मटेरियल पे घसने पर उसको फिनिश करते थे। जैसे हमारे ग्राइंडिंग पेपर के ऊपर रहते हैं छोटे छोटे बारीक बारीक पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स की स्लरी रहेगी। स्लरी रहेगी मतलब क्या रहेगा? ये पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड रहेंगे, यानी पानी और कुछ दूसरे केमिकल्स, ऑयल्स का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? इन एब्रेसिव स्लरी को इस्तेमाल करेंगे मशीनिंग के लिए। सो कैसे करने वाले हैं मशीनिंग? तो इसके अंदर एक टूल रहता है जो वाइब्रेट होता है अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी पे, यानी अल्ट्रासोनिक तरीके से वो वाइब्रेट होगा, जिस वाइब्रेशंस की वजह से जो भी हमारी स्लरी है वो वाइब्रेट होगी, और वो वाइब्रेट होने की वजह से हमारा जो मटेरियल है वो रिमूव होगा इन दी एग्जैक्ट शेप एज दैट ऑफ द टूल। सो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? तो इसमें हम स्लॉट्स बना सकते हैं, ब्लाइंड होल्स बना सकते हैं, कोई रेगुलर शेप बना सकते हैं, थरो होल्स बना सकते हैं। तो ये है हमारा अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, जिसके अंदर आप सेटअप देख सकते हो कि एक हमने टूल होल्डर रखा है जिसके अंदर हमारा टूल है। तो जो टूल है वो क्या होने वाला है? वाइब्रेट होगा बिकॉज ऑफ द अल्ट्रासोनिक यू कैन से फ्रीक्वेंसी, जो अल्ट्रासोनिक हाई फ्रीक्वेंसी करंट है। हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट एक ट्रांसड्यूसर को देंगे, यानी हमारा एक ट्रांसड्यूसर कॉइल रहेगा जो कनेक्टेड रहेगा हाई फ्रीक्वेंसी करंट से। जब हम उसमें करंट सप्लाई करेंगे, दिस ट्रांसड्यूसर coil will vibrate the supporting bar, or you can say it will vibrate the tool holder। तो टूल होल्डर को जब वो वाइब्रेट करेंगे तो टूल उसके साथ वाइब्रेट होगा। अब जिस शेप का टूल रहेगा उस शेप का हम वर्क पीस कैसा प्रोड्यूस करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा टूल है, सिंस इट इज़ वाइब्रेटिंग, तो ये जब वाइब्रेट हो रहा है तो इसको हम फीड कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और वाइब्रेशन के साथ हम यहाँ पर फीड कर रहे हैं हमारी एब्रेसिव स्लरी, यानी जो बारीक बारीक शार्प पार्टिकल्स है उसको हम कर रहे हैं सप्लाई। तो ये टूल और वर्कपीस के बीच में, ये दोनों के बीच में जो स्लरी है वो क्या हो जाएगी? वाइब्रेट होना
शुरू होगी, यानी वो वर्कपीस के ऊपर घसना शुरू होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वर्कपीस जो है वो कट होता जाएगा, उसमें से मटेरियल रिमूव होता जाएगा। सो ये एक अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का आप फिगर देख सकते हो। ये जो कॉइल हम यूज़ करते हैं ये निकेल की बनी रहती है जनरली। इसमें हम जो यहाँ पर है राइट में फ्रीक्वेंसी डायग्राम भी उसकी देख सकते हैं। सो ये कुछ वाइब्रेशन जो है वो इतना रहेगा। सो इतना टूल जो है वो वाइब्रेट होने वाला है फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। तो ये बोला जाता है स्ट्रोक ऑफ द टूल, यानी इतने स्ट्रोक में क्या होगा, मटेरियल रिमूव होगा। अब हम जब एब्रेसिव स्लरी यूज़ करेंगे तो ये एब्रेसिव स्लरी भी घसने वाली है, इसलिए ये कंटिन्यूसली फीड होना है। तो ये हम करेंगे यूजिंग ए फीड पंप, ओके, जो कूल करेगी उसके बाद में कूलर लगा रहेगा जो ये ठंडा करेगा एब्रेसिव स्लरी को। फिल्टर रहेंगे, फिल्टर्स में से बाद में ये ऊपर आती है। सो ये कुछ हमारा एब्रेसिव मटेरियल की मदद से किया हुआ एक ऑपरेशन है जिसको हम अल्ट्रासोनिक बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें अल्ट्रासोनिक एनर्जी, अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है टू वाइब्रेट दी टूल। सो हियर ध्यान में रखना कि मटेरियल इज रिमूव्ड बाय द रबिंग एक्शन ऑफ एब्रेसिव स्लरी between the workpiece and the tool because of vibration of tool, okay। so ये एक important point इसमें आपको ध्यान में रखना है। so applications क्या क्या है अल्ट्रासोनिक के, तो it is used for machining hard and brittle metallic alloys। hard brittle metallic alloys है तो उसको यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर्स बनाना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल होंगे तो उनके लिए यूज़ करेंगे हम। ग्लासेस पे यूज़ करते हैं। सेरामिक्स, कार्बाइड्स, ये जो हार्ड मटेरियल है जो हमारे रेगुलर मशीन से कट नहीं कर पाएंगे हम, ओके, तो उनके लिए भी ये यूज़ करेंगे। फिर राउंड शेप बनाने के लिए, यानी राउंड होल्स, स्क्वायर होल्स, फिर वो थ्रो रहो या फिर नॉट थ्रो रहो, यानी पर्टिकुलर डेप्थ तक रहो। फिर इरेगुलर शेप्स बनाने हैं। सरफेसेस का इम्प्रेशन लाना है, यानी कोई स्पेसिफिक शेप हमको प्रोड्यूस करना है एक वर्क पीस के ऊपर, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको हम वायर ड्राइंग के लिए भी यूज़ करते हैं, पंचिंग और स्मॉल ब्लैंकिंग डाइज बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मशीनिंग ग्लास, सेरामिक्स, टंगस्टन एंड अदर हार्ड कार्बाइड जेमस्टोन्स सच एज सिंथेटिक रूबी। जो रूबी है या अलग अलग जेम्स हैं, पत्थर है, उनको भी कट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके एडवांटेज क्या है, तो इसमें नॉन थर्मल प्रोसेस है, नॉन केमिकल है। तो जो हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर है, यानी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे मटेरियल का, मेटल का हो या फिर कोई भी हो, उसमें चेंजेस नहीं आते, बिकॉज देर इज़ नो केमिकल reaction involved, no thermal reaction involved, which causes the change in the properties of microstructure. Then any material can be machined regardless of their electrical conductivity since it uses some physical process। तो यहाँ पर जो है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। तो आप प्लास्टिक भी कट कर सकते हो और आप मेटल भी कट कर सकते हो, कार्बाइड भी कट कर सकते हो और सेरामिक्स को भी कट कर सकते हो। It is especially suitable for machining brittle materials because does not require large force। ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमको लेथ मशीन के ऊपर बड़े फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, शेपर पे बड़े फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, जिस वजह से मटेरियल ब्रिटल होने पर वो टूट सकता है, क्रैक हो सकता है एंड फेलियर वहाँ पर आ सकते हैं। सो इसमें वैसा कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज द टूल वाइब्रेट्स एट हाई फ्रीक्वेंसी विच causes the movement of the slurry and which causes the material removal from the workpiece। What are the disadvantages? Since it has high frequency ऑपरेशन, अल्ट्रासोनिक ऑपरेशन है, तो इसके लिए इसको हाई पावर कंजम्पशन रहता है। मटेरियल रिमूवल रेट स्लरी की वजह से, सिंस वी आर यूजिंग स्मॉल पार्टिकल्स, तो स्लरी की वजह से ये ज़्यादा रिमूवल रेट यहाँ पर हमको नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर्ड विद द ट्रेडिशनल प्रोसेसेस। टूल जो है स्लरी को तो वाइब्रेट करेगा, जिस वजह से मटेरियल तो रिमूव होगा वर्कपीस में से, बट साथ ही साथ में टूल भी जो है वो स्लरी के कांटेक्ट में है, इस वजह से टूल भी क्या होगा, वियर आउट होगा। फिर जो मशीनिंग एरिया है या डेप्थ ऑफ कट है ये लिमिटेड है, हम ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर आता है एब्रेसिव जेट मशीनिंग, जो सिमिलर है अल्ट्रासोनिक से थोड़े मैनर में। जैसे हम सैंड ब्लास्टिंग करते हैं,
सैंड ब्लास्टिंग में हम क्या करते हैं, सैंड जो है वो ब्लास्ट करते हैं, यानी हाई स्पीड से हम बम्बार्ड करते हैं सुपर फिनिशिंग के लिए किसी वर्क पीस के ऊपर, जिसकी वजह से उसके ऊपर के जो बर है, चिप्स है, फिनिश उनको मिल जाता है, वो मटेरियल रिमूव हो जाता है सैंड ब्लास्टिंग में। सो वैसा ही है यहाँ पर, हम क्या करेंगे, हाई वेलोसिटी स्ट्रीम ऑफ वाटर यूज़ करेंगे या गैस की हाई वेलोसिटी स्ट्रीम यूज़ करेंगे या एयर की यूज़ करेंगे, जो कि मिक्स्ड रहेगी एब्रेसिव्स के साथ में, जो कटिंग टूल का काम करेगी। सो हम क्या करने वाले हैं, जैसे एब्रेसिव स्लरी हमने अल्ट्रासोनिक में यूज़ की, वैसे ही एब्रेसिव पार्टिकल्स एयर के साथ या वाटर या गैस के साथ में मिक्स करके एक जेट की मदद से, यानी हाई स्पीड जेट की मदद से हम क्या करेंगे, हाई वेलोसिटी जेट की मदद से वो बम्बार्ड करेंगे हमारे मशीनिंग सरफेस के ऊपर, यानी जिसको हमको मशीन करना है या जिसको कट करना है। तो जैसे आप गाड़ी की कार वॉश कराते हो या बाइक वॉश कराते हो, जिसमें हम हाई वेलोसिटी जेट यूज़ करते हैं पानी की, तो वैसे ही कुछ ये जेट रहेगी जो क्या करेगी, कटिंग टूल का काम करेगी, वो कट करेगी हमारे मटेरियल को। तो इसमें जो फोर्सेस रहते हैं मिक्सचर के, जो मिक्सचर है उसको फोर्स किया जाता है थ्रू ए नोज़ल ऑफ अराउंड 0.04 टू 0.12 इंचेस, इतने साइज़ का ये होल रहता है, डायमीटर रहता है, इससे भी कम रह सकता है। और जो प्रेशर है वो अराउंड 30 to 50,000 पाउंड स्क्वायर इंचेस PSI में रहेगा। इट इज़ जनरली यूज टू कट वैरायटी ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वुड टू स्टील। ठीक है, टूल स्टील को भी हम कट कर सकते हैं। तो कैसा रहता है ये मशीनिंग, तो आप यहाँ पर देखिए, हाई प्रेशर वाटर जो है वो पंप किया जाएगा एक जगह से, जो पास करते हैं हम एक ऑरिफिस से, ऑरिफिस मतलब एक स्मॉल ओपनिंग को हम बोल सकते हैं। ओके, जैसे हमारे की होल्स रहते हैं, इस तरीके के ऑरिफिस रहते हैं बहुत छोटे, जिसमें से जब हम पानी को बाहर ढकेलते हैं तब उनका प्रेशर डिक्रीज़ होता है, बट जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये हाई वेलोसिटी जो स्ट्रीम है वाटर की, एयर की या गैस की, ये एक जगह पर मिक्स होती है एब्रेसिव्स के साथ में, जो कैरी करती है ये हाई वेलोसिटी स्ट्रीम इन एब्रेसिव्स को, और ये पास होती है एक नोज़ल से, यानी एक स्मॉल ओपनिंग से, जो फोकस्ड रहती है हमारे वर्क पीस के ऊपर। तो अगर ये हमारा वर्क पीस है कुछ इस तरीके का, तो ये स्लरी बम्बार्ड होगी इसके ऊपर, तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव होगा। जैसे हमारे कार वॉश में डर्ट या मिट्टी रिमूव होती है सरफेस पे से, वैसा मटेरियल रिमूव होगा इसके अंदर वर्क पीस के ऊपर से। सो इसके एप्लीकेशंस क्या है, इट इज़ यूज फॉर कटिंग स्लॉट्स, थिन सेक्शंस, ड्रिल बनाने के लिए, इंट्रिकेट शेप्स प्रोड्यूस करने के लिए ब्रिटल मटेरियल पे। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग प्लास्टिक्स, नायलॉन, टेफ्लॉन कंपोनेंट्स। व्हाट आर द एडवांटेजेस, इसकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप इसको इंट्रिकेट शेप कट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, जैसे अगर आप वेल्डिंग अगर आपने देखी होगी, तो जैसे गैस वेल्डिंग से आप अलग अलग शेप में कटिंग कर सकते हो वर्क पीस को, तो वैसा ही यहाँ पर हम हाई वेलोसिटी की मदद से कट कर सकते हैं हार्ड मटेरियल्स को भी। ओके, इसमें कोई भी हीट जनरेट नहीं होती, क्योंकि एयर, गैस या फिर वाटर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। सो इसलिए जो टूल है इसके ऊपर माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आते, देर इज़ नो हीट इन्वॉल्व इन इट, और अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो वो भी कैरी आउट हो जाती है वाटर या गैस के साथ में। जैसे मशीनिंग होती है ग्राइंडिंग के ऊपर, वैसा ये नहीं है, इसमें हम वाटर जेट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कटिंग होती है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये इनहेल अगर हो गए, या अगर किसी की सांसों के साथ अगर चले गए अंदर, तो डिफ़िकल्ट हो सकता है उसको ब्रीदिंग के लिए। थोड़ा सा ये एक किस्म का इसमें एक डिसएडवांटेज है। फिर डिसएडवांटेजेस में अगर हम देखें तो मटेरियल रिमूवल रेट बहुत कम है। अगर बहुत हार्ड मटेरियल है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो आपको कंपोनेंट भी उसी तरीके की यूज़ करने पड़ेंगे, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि नोज़ल है, नोज़ल से आने वाला पानी एक डायरेक्शन में जाएगा, तो थोड़ा बहुत स्प्रेड भी होगा, इसलिए जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही साथ में जैसे नोज़ल में से वो पास होगा, तो जो स्लरी है वो स्लरी तो वर्कपीस को तक कट कर दे रही है, वर्कपीस काट दे रही है, तो नोज़ल जो है उसकी टिप को भी वो क्या करेगी, साथ ही साथ में कट करेगी, यानी नोज़ल वियर वहाँ पर
होता रहेगा कंटिन्यूसली, तो आपको नई नोज़ल हर बार लगाना पड़ेगी। फिर इसके बाद में स्लरी हटाने के लिए वो एडिशनल क्लीनिंग आपको करना पड़ेगा सरफेसेस की। ठीक है, सो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये कुछ हमने देखे कि मैकेनिकल टाइप ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीन्स। कल हम दूसरे टाइप्स के नॉन ट्रेडिशनल मशीन्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।